Hello student, myself Dr. Nidhi Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बहुत रेयर हैं, कम ही बनाते हैं मेटालाइंस। ट्रांजिशन मेटालाइंस में देखें तो हम जो 3D सीरीज़ के जो मेटालाइन हैं वो बनाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में, और 4D 5D में जो है वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ में भी बनाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को कैसे प्राप्त किया जाता है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल, पहले हम इमेजिन करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। देखिए इसमें फिगर में हमने दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसके सेंटर में मेटालाइन है और चारों कोनों पर स्क्वायर के क्या है, लिगेंड है, और दो लिगेंड जो हैं वो ट्रांस लिगेंड जो हो जेड एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर दो लिगेंड हो गए, वाई एक्सिस पर दो लिगेंड हैं और जेड एक्सिस पर भी दो लिगेंड हैं। अब हम धीरे धीरे जेड एक्सिस के जो लिगेंड हैं मेटालाइन से दूर ले जाते हैं। धीरे धीरे जब दूर ले जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। जेड एक्सिस से दोनों लिगेंड्स को हम धीरे धीरे करके रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल जाएगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से हमें क्या मिल जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। जब हम जेड एक्सिस के जो ट्रांस लिगेंड्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में जो है उनको हम रिमूव कर देंगे। अब आप देखिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एक ही प्लेन पर चार लिगेंड्स हैं, मेटालाइन बीच में है, दो एक्स एक्सिस पर, दो वाई एक्सिस पर, और जेड एक्सिस खाली है, इस पर कोई लिगेंड नहीं। तो मेटल आयन और जो लिगेंड है मेटालाइन का डी ऑर्बिटल और जो लिगेंड के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मेटालाइन के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन रिपल्शन भी होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। लेकिन रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर बने होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर रिपल्शन सबसे अधिक होगा। कहाँ पर कम होगा, जो जेड एक्सिस पर है। जेड एक्सिस पे कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। इसके बाद में रिपल्शन कहाँ और कम होगा, जहाँ जेड कंपोनेंट आ रहा है, जैसे डी एक्स जेड डी वाई जेड, कम होगा रिपल्शन। और यह जो एक्स और वाई के बीच में जो वो हैं ऑर्बिटल्स मेटालाइन के, वहाँ पर रिपल्शन अधिक होगा। एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में सबसे अधिक होगा और डी एक्स वाई में भी रिपल्शन अधिक होगा। तो उसकी भी एनर्जी, दोनों इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जहाँ जेड कंपोनेंट है उनकी एनर्जी कैसी होगी, कम हो जाएगी। चलिए अब हम और थोड़ा सा समझते हैं इसको, कि हम जब जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को हम दूर करते हैं तो क्या होता है, जो एक्स वाई प्लेन में लिगेंड्स हैं वो मेटालाइन के और अधिक नज़दीक आ जाते हैं। जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। डी एक्स वाई जहाँ पर है बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, उसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगी। अब देखिए जैसे ही हम रिमूव करते हैं डी जेड के ऑर्बिटल, तो मेटालाइन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। जहाँ जहाँ जेड कंपोनेंट आ रहा है उन ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी डी जेड स्क्वायर के कंपैरिजन में, लेकिन डी एक्स जेड डी वाई जेड की एनर्जी कम हो जाएगी। देखिए अब हम आगे इसकी स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। ये है जब हमने जेड एक्सिस वाले ट्रांस लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं मेटालाइन के डी ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी पांचों ऑर्बिटल्स की सेम है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब स्प्लिटिंग होती है तो क्या होता है,
Eg और T2g ऑर्बिटल में ये डिवाइड हो जाते हैं, Eg हायर एनर्जी के, T2g लोअर एनर्जी के। तो Eg में कौन से ऑर्बिटल्स हैं, dz² dx² - y², और T2g में कौन से हो गए, dxy dxz dyz। अब हम जैसे ही z के लिगेंड्स को, z एक्सिस वाले जो लिगेंड हैं ट्रांसलिगेंड, इनको हम धीरे धीरे करके दूर ले जाते हैं। तो पहले कैसी स्ट्रक्चर बनती है, टेट्रागोनल, देन स्प्लिटिंग होगी तो स्क्वायर प्लेनर। तो अब देखिए ऑक्टाहेड्रल से जब ये Eg ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, dx² - y² हायर एनर्जी का हो जाएगा और dz² लोअर एनर्जी का। ये भी दो सेट्स में टूट जाएंगे। और जो T2g ऑर्बिटल है वो भी दो में डिवाइड हो जाएगा। एक dxy की एनर्जी बढ़ जाएगी और dxz और dyz की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अब जैसे ही ये लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, dx² - y² की एनर्जी और बढ़ जाएगी और dz² की एनर्जी कम हो जाएगी। और जहाँ पर बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल है उसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो dxy की एनर्जी जो है, जब हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया z एक्सिस के लिगेंड को, तब ये स्प्लिटिंग हुई है। dxy की भी एनर्जी बढ़ गई और कम किसकी हुई, जहाँ z कंपोनेंट था dxz dyz, इनकी एनर्जी कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, dx² - y² की, dxy की उससे कम है, देन dz², और सबसे कम जो एनर्जी है वो किसकी है, dxz dyz। अब आप देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है B1g, B2g, A1g, EG। जहाँ पर सिंगल ऑर्बिटल है वहाँ हम A और B लिखते हैं, जहाँ पर डबली जनरेटेड ऑर्बिटल हैं वहाँ हम क्या लिखते हैं, E। लेकिन G हम कब लिखते हैं, जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी होती है, स्क्वायर प्लेनर में भी होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पर G नहीं लिखते। वहाँ पर हम सिंपल T2 ऑर्बिटल, E ऑर्बिटल लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनके एनर्जी लेवल अलग अलग होने की वजह से हम लिखेंगे B1g dx² - y² B1 मतलब सिंगल ऑर्बिटल है, A है तो भी वो सिंगल है, dxy की एनर्जी उससे कम है तो हम B2g, देन dz², इसको हम लिखते हैं A1g, और जो डबली जनरेटेड ऑर्बिटल हैं ये dxz dyz, हम इसको लिखते हैं EG। E का मतलब दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। चलिए अब हम और देख लेते हैं इसको कि ये एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए ये D ऑर्बिटल है मेटल आयन के, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है। अभी हम बात कर चुके हैं dx² - y² की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन dxy dz² dyz एंड dxz, इनकी एनर्जी सेम है। तो इनकी जो डेल्टा SP का मान होगा dx² - y² से लेकर dxy dxz = dyz जो ऑर्बिटल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होगा डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। SP हम लिखते हैं डेल्टा के आगे, तो इसका मतलब है वो स्क्वायर प्लेनर के लिए कर रहे हैं, और O करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के लिए, और T हमने बताया था डेल्टा T टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको डेल्टा SP को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीन भागों में, dx² - y² और dxy के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा1, और dxy dz² के बीच का जो डिफरेंस है वो हम इसको कहते हैं डेल्टा2 है ये, और ये dz² dxz dyz के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा3। तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा SP = क्या हो जाएगा, डेल्टा1 + डेल्टा2 + डेल्टा3। अब इनका अगर हम ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में देखें डेल्टा O के, तो डेल्टा1 जो है वो 1 डेल्टा O है, और डेल्टा2 का मान जो है वो है 0.66 डेल्टा O, और डेल्टा3 का मान है 0.086 डेल्टा O। अब ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से है, dyz = dxz की सबसे कम एनर्जी है, देन dz² की है, उसके बाद में dxy dx² - y²। ये जो एग्जाम्पल हैं आयंस के, कोबाल्ट 2+, निकल 2+,
Cu2+, Ag2+, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी का जो क्रम है वो इस तरह से होता है। अब डेल्टा एस पी भी हमने बात की थी। डेल्टा एस पी इजिकल टू क्या है, डेल्टा 1 + डेल्टा 2 + डेल्टा 3। डेल्टा 1 का मान, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान अभी हम बता चुके हैं आपको। तो डेल्टा एस पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 1.746 डेल्टा ओ। अगर हम डी क्यू के फॉर्म में निकालते हैं तो हम जानते हैं डेल्टा ओ 1 डेल्टा ओ इजिकल टू क्या होता है 10 डी क्यू। तो डेल्टा एस पी इजिकल टू क्या हो जाएगा 17.46 डी क्यू। अभी देखिए डेल्टा 1 क्या चीज़ है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 3 क्या है, ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं ये हमने यहाँ पर आपको बता रखा है। डेल्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स वाई, इसकी जो वैल्यू है 1.228 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है, और डी एक्स वाई की है -0.228। तो इनको ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 डेल्टा ओ। डेल्टा 2 को भी हम इसी तरह से निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66 डेल्टा ओ। और डेल्टा 3 की वैल्यू जो है हम डी एक्स जेड या डी वाई जेड दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के माइनस डी जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.514 डेल्टा ओ माइनस 0.428 डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.086 डेल्टा ओ। इस तरह से हम ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें कौन से ऐसे मेटल आयन हैं जो इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये कुछ ही मेटल आयन्स हैं, जैसे टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 और टेट्राएमीन प्लैटिनेट 2 आयन, इस तरह के जो हैं ये बनाते हैं D8 कन्फिग्रेशन में। और 3D सीरीज़ के जो हैं मेटल आयन्स वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि 4D और 5D जो हैं वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए मेटल आयन और लिगेंड जो है वो नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, रिपल्शन बढ़ जाता है, इसलिए ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं वीक फील्ड लिगेंड के साथ में भी। D8 जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अधिकतर डायमैग्नेटिक होते हैं। और डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, डीस्टेबलाइज्ड होता है। वो एनर्जी लेवल कैसा होता है, डीस्टेबलाइज होता है वो। और यहाँ पर जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स वाई की स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो क्या होता है कि वो डी एक्स वाई में ही पेयरिंग हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। तो D8 अधिकतर कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। D7 और D9 जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। देखिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं DXZ, DYZ और DZ स्क्वायर, इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इन सब ऑर्बिटल्स में क्या है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और DXY में भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले एक एक करके भरेंगे, देन पेयरिंग होगी। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन D8 में इलेक्ट्रॉन अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, पेयरिंग DXY तक ही हो जाती है। और D7 और D9 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है। D7 में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा DXY में, तो वो कैसा बनाएगा पैरामैग्नेट। D9 होगा तो भी D8 तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा तो वो कैसा बनाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स D7 और D9 कन्फिगरेशन के पैरामैग्नेटिक होते हैं, और D8 कन्फिगरेशन वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।